Yes, read the first question. The position of center of mass of a cube of uniform mass density will be at सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब उसने पूछा है, हमारे पास एक क्यूब है, उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है एंड जिसका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। ओके, तो देखिए अगर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होगा तो सेंटर ऑफ मास जनरली सेंटर पे ही रहता है। देखिए इफ यू आर कंसिडरिंग एनी ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी आप कंसिडर कीजिए, उस बॉडी का अगर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होगा तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर। अब ऑप्शन देखो, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ क्यूब ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी विल बी एट द सेंटर ऑफ वन फेस, एक फेस पे होगा, द सेंटर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ वन फेस, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द क्यूब, द एज ऑफ द क्यूब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मतलब हर जगह पे मास का डेंसिटी सेम होता है, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास कम्स एट द सेंटर। सेंटर ऑफ मास ये सेंटर पे ही इस कंडीशंस में रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द reduced mass the reduced mass of two particles having masses m and 2m is। अब देखो रिड्यूस मास जब निकालना होता है ना, उसका एक लॉजिक मैं आपको सिखा देता हूँ। रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं, इसको हम बोलेंगे, रिड्यूस मास को बोलेंगे एम आर। रिड्यूस मास को हमने बोल दिया एम आर। तो ये कैसे निकलता है, इट इज 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस ऑनवर्ड्स। इस तरीके से रिड्यूस मास एक्चुअली निकाला जाता है। सो 1/mr रिड्यूस मास, 1/m1 इट इज 1/m, फर्स्ट मास m है, प्लस सेकंड मास 2m है। सो 1/m प्लस 1/2m। सो इसको सिंप्लीफाई करो, नाउ इट इज 2m प्लस m। अगर इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आएगा 2m प्लस m, 2m प्लस m डिवाइडेड बाय ये दो जो मासेस है एक्चुअली यहाँ पे, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दीज मासेस वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई इट। इसको आपको सिंप्लीफाई करना आता है, इट इज 2m स्क्वायर आएगा। ओके, नाउ मुझे अगर रेड्यूस मास निकालना, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 3m डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर। सो एम आर उसका रेसिप्रोकल निकालो, 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m, m कैंसल, तो इट इज 2m/3। सो रिड्यूस मास कितना आया आपका, 2m डिवाइडेड बाय 3। आपको कितना भी मास देने दो, यही लॉजिक आपको यूज करना है टू फाइंड आउट द रिड्यूस मास। ये 2 पार्टिकल के लिए दिया है, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल के लिए भी दिया जा सकता है। सो इट इज रिड्यूस मास एम आर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। रीड द नेक्स्ट वन। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। इसको हमें डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। The center of mass of a system of two particles of masses
m1 एंड m2, दो मासेस है, इज एट डिस्टेंस d1 फ्रॉम m1 एंड डिस्टेंस d2 फ्रॉम m2 सच दैट, फिर हमें d1 बाई डी टू यहाँ पे पूछा गया है। d1 बाई डी टू क्या आएगा? अब देखो ये जो डायग्राम दिया है ना, तो उसमें क्या दिया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2, दो मासेस दिए, इज एट डिस्टेंस d1 फ्रॉम m1 एंड एट डिस्टेंस d2 फ्रॉम m2। ओके, सो आई विल ड्रॉ हियर टू पार्टिकल सिस्टम। ये फर्स्ट मास है m1, ये सेकंड मास है m2। ओके, अब ये जो m1 एंड m2 है, समझो दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, टोटल डिस्टेंस। ओके, अब इसका यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस जो बोला है उसने वो d1 है, एंड सेंटर ऑफ मास से m2 का जो डिस्टेंस है उसको उसने बोला है d2। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। ना ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमें निकालना है d1 बाई डी टू, सीधे सीधे d1 बाई डी टू हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। इसके लिए मैं लास्ट में एक शॉर्टकट बताता हूँ, पर देखिए इसको कैसे करते हैं। एक्चुअली इसमें एक लॉजिक जो हमें यूज करना है, हमें डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना है मास का सेंटर ऑफ मास से। ओके, या फिर सेंटर ऑफ मास का मास से। d1 एंड d2 जो डिस्टेंसेस है, मास, देखो सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस d1 है, सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस d2, ये d1 एंड d2 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये d1 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखो इसको क्या करना है, d1 इक्वल टू, देखो दो टू पार्टिकल सिस्टम है यहाँ पे। ओके, अब देखो मुझे डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है, फर्स्ट मास का m1 का, तो मुझे मास यहाँ पे लेना पड़ता है सेकंड। सो सेकंड मास m2 इनटू डिस्टेंसेस बिटवीन द टू मासेस, दो मास के बीच का डिस्टेंस, दो मास के बीच का डिस्टेंस कितनी है, d है। ओके, दो जो मास दिए है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। ओके, अब सेकंड डिस्टेंस के लिए सेम लॉजिक अप्लाई करो, d2 फाइंड करना है। अब देखो d2 अगर फाइंड आउट करना है तो कौन सा मास लेना पड़ेगा, फर्स्ट मास लेना पड़ेगा। इट इज m1 इनटू टोटल डिस्टेंस d, जैसे कि वैसे रहेगा, m1 प्लस m2, टोटल मास भी जैसे कि वैसे रहेगा। मतलब देखो जो पैरामीटर सेम रहते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस तो दोनों केस में ही सेम रहता है, टोटल मास भी दोनों केस में सेम रहता है, सिर्फ चेंज कौन होगा, m1 m2। तो इसको हम एकदम सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। एक्चुअली वो रिलेशन डिराइव भी हो जाएगा, मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट लॉजिक क्या है। इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या शॉर्टकट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। देखो मुझे d1 बाई डी टू निकालना है, d1 बाई डी टू, d1 क्या है, m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, d2 डिवीजन में मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा, सो इट इज m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1d। ओके, m1 plus m2, m1 plus m2, d। So this d1 by d2 equal to this m2 by m1, m2 by m1 हमें यहाँ पे निकालना है। सो m2 by m1, जो कुछ भी वैल्यू दिया होगा वो आप रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इस टाइप के प्रॉब्लम में बस इतना याद रखो कि d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। d चेंज होगा, फर्स्ट मास के लिए d1 है, सेकंड मास के लिए d2 है। ओके, d1 के साथ m1 है, d2 के साथ m2 है, बस इनको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करो, m1 के साथ d2, m2 के साथ d1। देखो m2 के सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन आ रहा है, d1, एंड m1 के साथ कौन आ रहा है, d2। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट लॉजिक से आप इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरे स्टेप्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए आई थिंक करेक्ट आएगा हमारा, d1 बाई डी टू इक्वल टू m2 बाय m1।
रीड द नेक्स्ट वन। देखिए इस लेक्चर में वी आर गोइंग थ्रू द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, पर अभी हम फंडामेंटल से स्टार्ट करके वन बाय वन डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे इस चैप्टर में। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी का COM होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, वो कहाँ पे होता है? लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। देखिए ये जो COM होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इसके बारे में याद रखिए कि कोई भी बॉडी रहने दो, अगर यूनिफॉर्म उसका डेंसिटी होगा तो अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था, इसका सेंटर ऑफ मास जनरली हमें सेंटर पे ही मिलता है बॉडी के। पर देखिए बॉडी अलग अलग शेप में हो सकते हैं, रैंडम शेप का भी बॉडी हो सकता है इस तरीके से, या फिर रिंग हो सकता है, या फिर हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है। ओके, स्पीयर भी हो सकता है, हॉलो स्पीयर हो सकता है, सॉलिड स्पीयर हो सकता है। ओके, तो अगर आपका डेंसिटी बॉडी का यूनिफॉर्म है थ्रू आउट एंड आपका बॉडी पूरी तरीके से फिल्ड है, तो उस केस में जनरली आपका ज्योमेट्रिक सेंटर जो रहता है ना, वहां पे ही आपका सेंटर ऑफ मास आता है। ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब बॉडी का सेंटर, एंड सेंटर ऑफ मास, देखिए ज्योमेट्रिक सेंटर अलग होता है, सेंटर ऑफ मास अलग होता है। तो कुछ टाइम ज्योमेट्रिक सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड भी हो सकते हैं, सेम पॉइंट पे भी हो सकते हैं। ओके, नाउ तो ये जो अलग अलग टाइप के हमने बॉडीज यहाँ पे देखे हैं, अकॉर्डिंग टू दीज बॉडीज सेंटर ऑफ मास कभी कभी बॉडी के बाहर भी जा सकता है। ओके, सो मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी रह सकता है या फिर बॉडी के बाहर भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉडी है यहाँ पे, समझो पूरी तरीके से भरा हुआ बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे भी आ सकता है। या फिर रिंग होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा उसका। ये रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास समझो यहाँ पे आ गया। तो ये सेंटर ऑफ मास देखो बॉडी पे थोड़ी है, रिंग सिर्फ इतने पार्ट में है ना, रिंग का पार्ट सिर्फ इतना है, पर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। सो अब इस केस में देखो सेंटर ऑफ मास विद इन बॉडी है, बॉडी के अंदर है, पर इस केस में सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर है। ओके, सो मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। Read this one. You take the screenshot parallelly. When an explosive cell traveling in a parabolic path under the effect of gravity explodes in the mid-air, the center of mass of the fragment will move. जो फ्रैगमेंट होगा उसका सेंटर ऑफ मास कौन सी दिशा में मूव होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड along the original parabolic path, vertically upward and then vertically downward, horizontally followed by the parabolic path। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है। ओके, तो इसका हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है उसने, ऐसे बोला है, तो मुझे यहाँ पे पैराबोलिक पाथ शो करना पड़ेगा। एक एक्सप्लोजिव है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ से समझो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से निकला, ऐसे जा रहा है। ओके, फाइनल इस दिशा में जाके कहीं पे फॉल हो जाएगा। ओके, ये जो होता है ना, ये होता है पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था, इसको हम बोलेंगे पैराबोलिक पाथ। शेल बोला है ना उसने, पैराबोलिक पाथ ऑफ शेल। ओके, नाउ उसने बोला है कि मिड एयर में, जब ये हवा में था, एयर में था, तब वहीं पे कहीं पे वो एक्सप्लोड हो गया, उसका एक्सप्लोजन हो गया।
समझो इस पॉइंट पे उसका एक्सप्लोजन हो गया, पॉइंट ई हम बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, इस पॉइंट पे उसका एक्सप्लोजन हो गया, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, अब देखो एक्सप्लोजन होने के बाद इसके फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे। ओके, अब उसने पूछा है कि ये जो फ्रैगमेंट है तो वो कौन सी दिशा में ट्रैवल करेंगे। ओके, व्हेन एन एक्सप्लोजिव सेल ट्रैवलिंग इन द पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट विल मूव, ये जो फ्रैगमेंट है यहाँ पे एक्सप्लोजन होने के बाद, तो उसका सेंटर ऑफ मास कौन सी दिशा में मूव होगा। ओके, इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, या फिर जो कोई भी ऑप्शन में दिया है उसके साथ हमें क्रॉस टैली करना है। वर्टिकली डाउनवर्ड along the original parabolic path, vertically upward, then vertically downward, horizontally followed by the parabolic path। देखो होता क्या है यहाँ पे, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फोर्स लगता है एक्सप्लोजन होने के बाद, नाउ एक्सप्लोजन क्यों हुआ है, क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ है, बाहर से फोर्स लगने की वजह से एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। एक्सप्लोजन आर ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। ओके, नाउ ये जो इंटरनल फोर्स है, हमेशा याद रखो इंटरनल फोर्स जो होता है कोई भी बॉडी में, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टू द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या फिर उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। जो इंटरनल फोर्स होता है ना बॉडी का, तो वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो होता है या फिर उसका मोशन होता है, उसको बिल्कुल भी कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। याद रखो, इंटरनल फोर्स अगर होगा बॉडी का, तो वो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है या फिर मोशन को वहां पे अफेक्ट नहीं करता है। नाउ जब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो वो एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास को वहां पे अफेक्ट कर सकता है। नाउ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। ओके, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, वो थोड़ी चेंज होने वाला है। याद रखो आप, ये जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, उसका वेलोसिटी या फिर मोशन कब चेंज होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन है, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल है। पर एक्सप्लोजन होने के बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी चेंज होने वाला है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, सेम है, कांस्टेंट है, बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। उस वजह से सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट जो है, सेल कंटिन्यूज अलोंग द सेम डायरेक्शन। ओके, जो पैराबोलिक पाथ से वो जा रहा था, वही पैराबोलिक पाथ से वो कंटिन्यू करेगा, उसकी डायरेक्शन में कुछ भी वहां पे चेंज नहीं होगा। तो उस हिसाब से क्या आएगा, ऑप्शन बी, अलोंग द ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ। याद रखो, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन कब चेंज होगा, मोशन कब चेंज होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सप्लोजन हुआ है मतलब यहाँ पे इंटरनल फोर्स है, वो सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सप्लोजन होने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जो रास्ते से जा रहा था वही रास्ते से वो कंटिन्यू मूव ऑन करेगा। सो इट विल मूव अलोंग द ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ, वही पैराबोलिक पाथ से वो मूव ऑन करेगा, वहां पे कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीड द नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन रीड करो आप। Yes, read this question. What is happening here? A child is standing at one of, एक child है वहाँ पे, उसने बोला है at one end of a long trolley moving with speed v on a smooth horizontal floor। ट्रॉली स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी v, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एंड एक ट्रॉली जो है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव हो रहा है, इसका वेलोसिटी है v। ओके, if the child starts running towards the other end of the trolley with a speed u। अब देखो एक चाइल्ड है
इस ट्रॉली में खड़ा है, ओके। इफ द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्रॉली, और ये चाइल्ड एक एंड से दूसरे एंड पे जाने की कोशिश कर रहा है, उसका वेलोसिटी है u। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम कौन है यहाँ पे? हमारा ट्रॉली प्लस चाइल्ड है ना, ये ट्रॉली प्लस दिस वन चाइल्ड, ये ट्रॉली प्लस चाइल्ड वाला जो हमारा सिस्टम है विल मूव विथ स्पीड। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जो है, तो वो कौन से स्पीड से मूव होगा? अगर ये बच्चा इस साइड से दूसरे साइड पे रनिंग करने लगा, रन होने लगा उस पर्टिकुलर फ्लोर पे, तो सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज होगा? उसने ऐसा यहाँ पे पूछा है। तो 0 v प्लस यू, v माइनस यू, v। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा क्रॉस टैली करो। नाउ देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना यहाँ पे, उसका स्पीड ये अनचेंज होगा, ओके। उसका जो स्पीड है, सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है वो अनचेंज रहेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्योंकि चाइल्ड रन हो रहा है, पर चाइल्ड वही सिस्टम का पार्ट है ना। चाइल्ड एंड ट्रॉली, इसको हमने एक सिस्टम बोला है। एंड चाइल्ड एक साइड से अगर दूसरे साइड पे जा रहा है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है वहाँ पे, वो एक्चुअली आपके सिस्टम का ही फोर्स है। मतलब उस हिसाब से यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, ओके। सो जो फोर्स लगा है इन द रनिंग ऑन द ट्रॉली, इस साइड से उस साइड में जाते हुए जो फोर्स लग रहा है, एक्चुअली इट इज इंटरनल फोर्स, वो इंटरनल फोर्स ही है। एंड इंटरनल फोर्स अगर लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, सेंटर ऑफ मास अगर लगा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, वही वेलोसिटी रहेगा, सेम वेलोसिटी रहेगा। सो ये जो वेलोसिटी है v, मतलब ये जो प्रीवियस वेलोसिटी है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दैट वेलोसिटी v, तो आपको सेंटर ऑफ मास जो है उसका वेलोसिटी जो था पहले v, उतना ही उसका वेलोसिटी रहेगा। अगर ये बच्चा रन करने लगा है u वेलोसिटी से, तो u वेलोसिटी से v को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो u वेलोसिटी है, एक्चुअली ये वेलोसिटी चेंज हुआ है, पर ये इंटरनल पार्ट का ही चेंज हुआ है। ये इंटरनल फोर्स में काउंट होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है, क्योंकि वो चाइल्ड को उसने उस सिस्टम का एक पार्ट बोला है ऑलरेडी। एंड ट्रॉली प्लस चाइल्ड एक सिस्टम उसने बोला है। सो यहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा v। तो प्रीवियस एंड ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इस पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग होता है। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। याद रखो, जब आपके सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज होगा, इंटरनल फोर्स उसको चेंज नहीं करता है। रीड द नेक्स्ट वन। The z component of angular momentum of a particle whose position vector is r, पोजीशन वेक्टर बोला है उसने r, with components x, y and z, and linear momentum p with component px, py and pz। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 11th में देखे थे स्केलर एंड वेक्टर सेक्शन में। देखो इसमें क्या होता है, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर बताया उसने r मतलब क्या रहता है? इट इज पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोलते हैं आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। इफ यू रिमेंबर, ये आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं। और पी को क्या बोला है उसने? वेक्टर पी, उसके कंपोनेंट्स क्या दिए हैं? सो वो आएगा आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड। इफ यू रिमेंबर, तो उसको हम डिटर्मिनेंट की मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको डिटर्मिनेंट की मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है, दिस वेक्टर L इक्वल टू
वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी करना होता है। ओके, नाउ अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया, वेक्टर एल इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मेथड यूज़ करना पड़ता है ना, सो आई विल गो फॉर द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, बस इसको सॉल्व करना है। यू कैन ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे चल के और एक दो क्वेश्चन सेम टाइप के हम देखने वाले हैं। बस इसको डिटर्मिनेंट की मेथड से सॉल्व कर दो, यू विल डायरेक्टली गेट द फाइनल आंसर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आना चाहिए। इसको आगे आपको कंटिन्यू सॉल्व करना है। आगे चल के दो तीन क्वेश्चन में इस टाइप के लेने वाला हूँ, सो यू ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। Consider a particle of mass m having linear momentum at position relative to the origin O. Let L be the angular momentum of particle with respect to the origin. Which of the following equation correctly relates S R P L? सीधे सीधे रिलेशन पूछा है उसने, एस आर पी एल का क्या होगा। नाउ देखो, दिस वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर इनटू वेक्टर पी। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे सीधे सीधे दिख रहा है एल आर पी। क्वेश्चन में एल आर पी तीनों की तीनों टर्म्स है और मुझे ये रिलेशन पता है एल आर पी के बारे में, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उसका डेरिवेटिव निकाला है। ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि डेरिवेटिव निकाला है, तो मुझे भी इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना। चलो, मुझे कैसे पता चला डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि ऑप्शन उस तरीके से दिख रहा है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो, डी एल बाय डी टी। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, या फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वैल्यू का डेरिवेटिव हमने निकाला है, इनटू सेकंड वैल्यू एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव निकाला, सेकंड एज इट इज, प्लस पहला वैल्यू अब एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड निकाल दो, वन एंड सेम ही है। एक का डेरिवेटिव निकालो, दूसरे को छोड़ दो और दोनों का बस एडिशन कर दो। ओके, नाउ ये जो वैल्यू है डी आर बाई डी टी, सर्कुलर मोशन में हमने देखा था, एक्चुअली ये डी आर बाई डी टी क्या होता है, ये जीरो होता है। डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या होता है, जीरो होता है। डी आर बाई डी टी जीरो होने की वजह से ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डी एल बाई डी टी, दिस वेक्टर आर इनटू दिस डी पी बाई डी टी। ओके, नाउ हमारे ऑप्शन के साथ इसको क्रॉस चेक करो, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डी एल बाई डी टी माइनस आर डी पी बाय डी टी इक्वल टू जीरो। ओके, सो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे वहां पे माइनस की टर्म में, एंड देन इट विल बिकम इक्वल टू जीरो, सो दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन हमें डिटर्मिनेंट की मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा।